Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to continue with my chapter of class 6 science, and the name of the chapter is Changes Around Us, and it is also the chapter number 6 only. So basically we have already studied about the reversible and irreversible changes. Now I am going to tell you about the physical and chemical changes. So basically what is there in the first paragraph? One of the most important method of classifying changes depends on whether new substances are formed during the change or not. Let us consider some example. So basically अगर नॉर्मल सी बात है बच्चों, केमिकल और फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल केमिकल चेंजेस आपको पढ़ना है, तो बस आपको इतना समझ लीजिए, जब कोई चेंज में हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है तो वो आपका केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, जब कोई सब चेंजेस होता है और उसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो आपका कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। बट जब फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो आप इजीली ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। किकिंग अ फुटबॉल। When you kick a football, its position change, but it remains a football. No new substance is formed. The molecules that make up the football remain the same. फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि किकिंग ऑफ फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होगी बच्चों, उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसकी इनिशियल पोजीशन से उसमें कुछ मूवमेंट होगा, बट वो फुटबॉल ही रहेगा। आप उसे किक करोगे भी तो भी वो फुटबॉल ही रहेगा, कोई दूसरा मटेरियल या दूसरा सब्सटेंस नहीं बन जाएगा। तो क्या किक करने पे, किसी फुटबॉल को किक करने पे हमें कोई नई चीज मिल रही है? नहीं ना। तो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। Tearing of paper. On tearing a paper changes its shape and size but remains a paper. No new substance is formed. The molecules of paper remain the same. Second example है tearing of paper. अगर एक पेपर है, मैंने उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो तब भी पेपर ही रहेगा। चेंज क्या होगा? उसका शेप एंड साइज, बट हमें कोई नई चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब तक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं होगा हमें कोई नई चीज नहीं मिलेगी। तो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। चेंजिंग ऑफ साइज विद यूज। द साइज ऑफ द पेंसिल और इरेजर चेंजेस विद यूज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द पेंसिल एंड इरेजर रिमेन द सेम। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सो बेसिकली पहले चेंजेस ऑफ साइज विद यूज। देखिए ये पेंसिल है, ठीक है, मुझे इस जरूरत पड़ी, मैंने इसको शार्प किया, मैं इसे शार्प करूंगी तो इसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। अब रहेगी तो पेंसिल ही ना, शार्पनर करने से ये पेन में तो चेंज नहीं हो जाएगा। सो बेसिकली कैसा चेंज है? आपका फिजिकल चेंज है। यहाँ मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है? नहीं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बना उसमें कोई चेंज हो रहा है? उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। Freezing of water. You can easily get ice by freezing water. The molecule of ice and water are exactly same. अब देखिए वाटर को हम फ्रीज करेंगे, वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी आप कह सकते हो कि मैम आइस तो हमें नई चीज़ मिल गई, हमें आइस मिल गई, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइस और वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस वो लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और वो सॉलिड शेप ले लेते हैं। रहते मॉलिक्यूल्स वही हैं, बस एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। आपने जैसे लिक्विड्स में, सॉरी डेस्क आपका हिल रहा है, लिक्विड्स में आपने क्या देखा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं ना, बट जैसे ही हम किसी चीज़ को फ्रीज करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट मॉलिक्यूल्स चेंज थोड़ी होते हैं, बस उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती है, रहते वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या हो गया आपका? फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपका क्या हो गया? फिजिकल चेंज। Heating substance. If a balloon is kept in the sun, its size increases because the air in it expands on heating. This is called expansion. When a piece of iron is heated, it expands. Similarly, liquid expand on heating. If the heated substances are cooled, they regain the original size. The molecules of a substance do not change. So basically, students, अब देखिए heating a substance. अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बलून है, आप लेके उसको सनलाइट के नीचे रख दिए, धूप में रख दिए। अब धीरे धीरे उसके अंदर जो एयर है उसमें एक्सपांशन होगा, क्योंकि उसके जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होने लगेंगे और एक्सपांशन होगा तो बलून की साइज धीरे धीरे बढ़ेगी। इसे आप एक्सपांशन कहते जानते ही। वैसे ही अगर मान लीजिए
कोई आयरन की रॉड है, मैंने उसको हिट की, मैंने उसको गर्म किया, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा रेड कलर, और उसकी साइज में भी इंक्रीजमेंट होगा। इसीलिए तो ब्लैक स्मिथ जो आपके लोहार होते हैं वो पहले किसी चीज़ को गर्म करते हैं, फिर उस पर किसी हार्ड सब्सटेंस से मतलब स्ट्राइक करते हैं, मतलब अटैक करते हैं, पीटते हैं, और जिससे उसका शेप चेंज हो जाता है। अब ये बताइए, ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। आप अगर किसी चीज़ की साइज गर्म करने पर उसकी साइज बढ़ रही है, तो आप उसे ठंडा करोगे तो वापस वो अपनी पुरानी साइज पे आ जाएगी। तो एक्सपांशन एक फिजिकल चेंज है। एक्सपांशन क्या आपका? फिजिकल चेंज है। अगर किसी चीज़ में एक्सपांशन हो रहा है गर्म करने पे, तो नॉर्मल सी बात है, आप जब उसे ठंडा करोगे, कूल करोगे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें सिकुड़न आ जाएगी, और वो नॉर्मल से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजीली अच्छे से याद कर लेना बच्चों कि जब भी किसी चेंज में उसके मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो आपका फिजिकल चेंज है। हम साइज में चेंज हो सकता है, शेप में हो सकता है, कलर में हो सकता है, बट अगर उसके हमें कोई नई चीज़ ना मिले, कोई नया चीज़ ना मिले, तो आपका कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाओगे। In all these changes, no new substance are formed. The molecules of the substance remain exactly the same before and after the change. देखिए, ये जितने भी changes हमने पढ़े, इसमें कोई new substance का formation नहीं हुआ था। Molecules हमेशा वही थे जो पहले थे और बाद में भी वही थे। कैसा change है? Physical change. कौन सा change है ये? Physical change. Some physical change such as tearing of paper or changing the size of pencil with use cannot be reversed. However, most physical changes are temporary and can be easily reversed to return some substance to the previous form. Most physical changes are reversible. अब देखिए, tearing of paper physical change है, yes, बट क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? नहीं। आप इसे आसानी से किसी पेपर को अगर आपने फाड़ दिया और उसे जोड़ोगे, तो मान लीजिए आपने टेप से, सेलो टेप से आपने उसे जोड़ भी दिया, बट हमें वो एग्जैक्टली वही चीज़ मिल पाएगी जो पहले थी? नहीं ना। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो आपके कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, वो रहते तो फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, और रिवर्सिबल्स भी होते हैं, पर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं वो सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं पर रिवर्सिबल नहीं हो सकते। मतलब टीयरिंग ऑफ पेपर अगर किसी ने पूछा कि फिजिकल है, यस ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि रहेगा पेपर ही, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता। पर अगर किसी ने आपसे पूछा कि टीयरिंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल चेंजेस है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, टीयरिंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल चेंज नहीं है, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल है। हम एक पेपर अगर मैंने फाड़ दिया तो मैं उसे जोड़ भी दूंगी तो मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो पहले थी। तो आपका कैसा चेंज है टीयरिंग ऑफ पेपर? इरिवर्सिबल। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात इन्होंने पैराग्राफ में ये लिखा था कि कुछ चेंजेस जो कि फिजिकल चेंज होते हैं पर हम उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं कि वो टेम्पररी होते हैं, हम उसे नॉर्मली तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर आइस से वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फिजिकल चेंज भी हो गया, रिवर्सिबल भी चेंज हो गया। बट टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है बट रिवर्सिबल नहीं है। अब ये पेंसिल का एग्जांपल ले लीजिए, इस पेंसिल को मैंने शॉर्प कर दिया, इसकी साइज में चेंज होगा, ठीक है, साइज इसकी छोटी होती चली जाएगी पर रहेगी पेंसिल, तो कैसे चेंज है? फिजिकल। तो क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं। मैं जैसे इसको शॉर्प करूंगी इसकी साइज छोटी हो जाएगी, मैं इसको वापस बड़ा कर पाऊंगी? वापस इतनी बड़ी पेंसिल मुझे मिल पाएगी? नहीं ना। तो कैसा चेंज है ये? आपका इरिवर्सिबल। तो नॉर्मल सी बात है, एकदम अच्छे से समझ लो, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। बहुत सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है पर सब नहीं, ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट। ज़्यादातर चेंजेस फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं पर सब फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। एक दो एग्जांपल मैंने आपको खुद ही दिया है, टीयरिंग ऑफ पेपर का और पेंसिल की साइज का, ये दोनों फिजिकल है पर हम इन्हें रिवर्स्ड नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते, ज़्यादातर होते। क्लियर? आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, आई होप आपने समझा हो कि मैम आपसे क्या कहना चाह रही हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल से, आपके केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर सम मोर केमिकल चेंजेस। बर्निंग, when you burn a piece of paper, smoke and gases like carbon dioxide and water vapor are given out. The ash left behind differs from paper in its appearance and properties.
दस न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। अब बेसिकली देखो बच्चों, अभी तक तो हमने फिजिकल चेंजेस पढ़े। केमिकल चेंजेस में जैसे इन्होंने बर्निंग का एग्जाम्पल दिया, अगर आपने किसी चीज को जलाया तो हमें स्मोक देगा, गैसेस देगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और कुछ एशेज राख देंगी, कुछ एशेज जलने के बाद मिलेंगे। अब मुझे ये बताइए, पेपर की प्रॉपर्टी या पेपर के मॉलिक्यूल्स और जो ऐश होगी उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज है कि नहीं? पेपर की प्रॉपर्टी कुछ और थी, राख की प्रॉपर्टी कुछ और थी, दोनों में कितना डिफरेंस है? तो हमें पहले हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो दोबारा मिल पाएगा? नहीं, हमें दूसरी कोई नई चीज मिली। वो आपका चेंज कैसे? केमिकल चेंज। ठीक है, कैसे चेंज है आपका? केमिकल चेंज। सो नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल मतलब ये केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी चीज को जला दिया तो हमें एक नई चीज मिली, ये केमिकल चेंज हो गया। अब ये बताओ, क्या मुझे ओरिजिनल चीज मिल सकती है? नहीं ना, तो कैसे चेंज है? इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, पर सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है। एग्जाम्पल आपकी पेंसिल का, शॉर्प कर दोगे साइज छोटी हो जाएगी, फिजिकल चेंज है क्योंकि रहेगी तो पेंसिल ही, पर क्या दोबारा मुझे पूरी पेंसिल मिल पाएगी जैसे पहले थी? नहीं ना। तो सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ फिजिकल चेंजेस या ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और कुछ उसमें इरिवर्सिबल भी होते हैं। एग्जाम्पल ये शॉर्प पेंसिल का या टीयरिंग ऑफ पेपर का। बट केमिकल चेंजेस आपके लगभग जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं, हमें दोबारा वो चीज़ नहीं मिल सकती, हमें एक नई चीज़ मिलती है। Similarly, when you burn a matchstick or a candle, new substances are formed. Do you think burning is a reversible change? Growing in plants and animals, what happens to the food you eat? It is absorbed by the body and used to nourish cells for growth. The substances that make up cell are different from the substance present in food. अब आपकी बॉडी में आप जो फूड खाते हो, जब वो अंदर जाता है तो वहाँ उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। Cooking, when you boil an egg, it becomes hard and tastes very different. The molecules change to give a new substance. Similarly, cooking of rotis, vegetable or rice result in new substance being formed. In all above the example, new substance and with different properties are formed. अब देखो कुकिंग का एग्जाम्पल भी बच्चों, जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं, कुक करते हैं, तो हमें पहली बात तो एक नया चीज़ मिलती है, कोई नई चीज़ मिलेगी, उसके टेस्ट में डिफरेंट हो जाएगा, उसके कलर में डिफरेंट हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट हो जाएगा, और हम दोबारा वही ओरिजिनल चीज़ नहीं पा सकते जो पहले थी। केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन में दिया हुआ है, the molecules of the original substance undergo the changes to form molecules of new substance. Such changes are called chemical changes. Chemical changes में जो original substance होते हैं उसमें change, उसके molecules और उसकी properties में change हो जाती है और हमें एक नया substance मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने chemical changes में क्या कहा हुआ है? Chemical change occurs when there is a chemical reaction between the substance. Chemical change कब होता है? जब दो substance के बीच में chemical reactions होते हैं, थोड़ा बहुत reactions होना ही होना है, तभी chemical changes होते हैं। In a chemical reaction, a initial substance react with each other to form a new substance. Chemical reaction में क्या होता है? जो initial substance, जो हमारा पहला substance रहेगा, वो दूसरे substance के साथ react करके कोई third substance बनाएगा, कोई new substance बनाएगा। Original substance आपका क्या हो जाएगा? reactant, ठीक है, और जो नया सब्सटेंस आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में जैसे मैंने पेपर को मैंने जलाया, तो पेपर को यहाँ जलाया तो पेपर आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट, और जलने पे आपको मिला क्या? ऐश। ऐश क्या हो गया? प्रोडक्ट। जिसे आपने खाना बनाया, कुकिंग की, तो आपने राइस और दाल, यहाँ आपका राइस और दाल क्या हो गया? रिएक्टेंट, जो आपको ओरिजिनल सब्सटेंस था। जब इन दोनों को मिक्स करके आपकी खिचड़ी तैयार हुई तो वो आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट। और ये पूरा प्रोसेस किसके थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस होते हैं ना, जो एक दूसरे से जाकर मिक्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। अब ये सारे चेंजेस आपके कैसे चेंजेस हैं? केमिकल चेंजेस हैं। Since new substance with different molecules are formed during the chemical reaction, it is not easy to get back the original substance. Most chemical changes are therefore permanent and irreversible. Difference between physical and chemical changes are discussed. अब देखिए, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल सकती। तो ये कहा जा सकता है जो फिजिकल आपके केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं और उनको ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। अब इसमें मोस्ट लगाया है, मोस्ट का मतलब सारे नहीं, ज़्यादातर फिजिकल चेंज आपके टेम्पररी होते हैं, उनको रिवर्स भी होते हैं, मतलब रिवर्सिबल भी होते हैं। ज़्यादातर केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल बर्निंग, कुकिंग। यहाँ इन्होंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया, तो इसको
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको बेस्ट वे है, अच्छी तरीके से आपको ये लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अब चेंजेस विद डिफरेंस, अब क्या होता है जब अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं तो उनमें चेंज होता है, वो फिजिकल है कि केमिकल, ये देखा जाना। अब इसी को पढ़ते हैं। सो फार वी हैव सीन the kind of changes that occur in an object or material it is made up of. Let us see what kind of changes occur when different substances are mixed together. अब दो अलग अलग चीज़ों को आप मिक्स करोगे, अब वहाँ चेंज कैसा है, फिजिकल है कि केमिकल, उसको देखते हैं। You have seen that when salt is mixed with water it dissolves forming a solution. अब आपने देखा कि जब सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो एक सोल्यूशन बना लेता है, क्योंकि सॉल्ट इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। You also saw that we can get back the salt by evaporation of water and the water by the condension of water vapor. अब जब मैंने आपको इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़ाए थे उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए किसी पानी में, किसी वाटर में सॉल्ट मिक्स है तो आप इजीली सॉल्ट को अलग कर सकते हो इवेपोरेशन के प्रोसेस से। आपने क्या किया, पानी को गर्म करने लगे, इवेपोरेशन की वजह से वेपर, आपका वाटर जो है वो वेपर बन के डिसअपियर हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्ट वहीं नीचे कंटेनर में रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि सॉल्ट कैसे स्टोर करते हैं, जो सी होता है उसके पानी को एक जगह स्टोर करते हैं, चारों तरफ बाउंड्रीज बना देते हैं, धीरे धीरे सनलाइट की वजह से जो पानी रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बचा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पानी में नमक मिला, सॉल्ट मिला है, तो आप उसको ईजिली अलग कर सकते हो, दोबारा वो चीज़ पा सकते हो। तो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, और इसे आप रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हो। कैसे चेंज कह सकते हो, रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हो। अब फिजिकल क्यों कहा मैम ने, क्योंकि जब हम किसी चीज़ इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो सॉल्ट और वाटर की प्रॉपर्टी एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती, वही प्रॉपर्टीज रहती हैं। You also saw that we can get back the salt by evaporation of water and water by the condension of the water vapor. This thus the change is reversible. The molecules of water and salt do not undergo any changes. अब देखो इसमें दूसरा एग्जांपल भी दिया है कि कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, आप जब वाटर वेपर होते हैं उसको कूल करते हो, वाटर वेपर को आप कूल करोगे तो आपको दोबारा वाटर मिल जाएगा। जो भाप होता है, जो स्टीम होता है, अगर आप उसे ठंडा कर दोगे तो आपको दोबारा पानी की छोटी छोटी बूंदें मिल जाएंगी। तो ये भी आपका कैसा चेंज है, रिवर्सिबल है, फिजिकल। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि कभी कभी दो चीज़ों को मिलाने पर भी वो फिजिकली चेंज रहते हैं और रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, हम उनको दोबारा अलग कर सकते हैं। पर सारी नहीं, कुछ एग्जाम्पल इन्होंने डिसॉल्विंग ऑफ वाटर को, अगर आपको ये किसी ने पूछा है कि डिसॉल्विंग सॉल्ट इन अ वाटर इज कैसा चेंज है, ये आपका फिजिकल चेंज है। Chemical reactions has taken place between the reactants washing soda and lemon juice. Carbon dioxide, one of the products, other products are also formed. The chemical change cannot be reversed to get back the reactants from the product chemical. अब देखिए यहाँ इन्होंने हमको एक पूरा एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया। ये आपका एक्सपेरिमेंट इस पेज पे दिया हुआ, पेज नंबर 64 पे, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम इसको रीड कर दे रहे हैं। इसमें हुआ क्या बच्चों, इन्होंने वॉशिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, वॉशिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स कर दिया तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब आप मुझे ये बताइए कि वॉशिंग सोडा और लेमन जूस को मिक्स करने के बाद इसे अलग कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ हमको एक थर्ड प्रोडक्ट मिल गया, हमें एक नई चीज़ मिल गई और ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और एक नई प्रोडक्ट मिला, तो अब हम उसको ईजिली अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हम इस सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। हम लेमन जूस को वॉशिंग सोडा से दोबारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, अंदर छोटे छोटे बबल्स बनते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, we thus see that when substances are mixed it can result in a physical or chemical change. This depends on substance they are mixed also in condition. For example, if iron and sulfur no chemical change occurs, but when the substance is heated it glows, after some time black substance is formed. So basically देखो, कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो ये फिजिकल है कि केमिकल चेंज है, वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, या ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी चीज़ें मिलाई है। जैसे मान लीजिए मैंने सैंड में स्टोन मिला दिया, सैंड में स्टोन मिला दिया तो फिजिकल चेंज ही रहेगा, वही चीज़। आप उसे रिवर्स भी कर सकते हो, आप स्टोन अलग कर लो, ठीक है। बट कभी कभी चीज़ें हम मिक्स करते हैं तो हम उन्हें ईजिली अलग नहीं कर पाते, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाता है और हमें कोई तीसरी नई चीज़ मिलती है। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया, इफ़ आयरन एंड सल्फर, अगर आयरन और सल्फर को मिक्स किया जाए तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, पर जैसे ही हम इसको गर्म कर देंगे, आयरन और सल्फर का जो हमें प्रोडक्ट है उसको पूरा गर्म करेंगे तो उसमें ग्लो आएगा और एक पूरे ब्लैक कलर का सब्सटेंस में वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है। अब ये बताइए, जब वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो गया, अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसको आयरन और सल्फर में दोबारा अलग कर पाऊंगी कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करने पे उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। पहले इन्होंने आयरन और सल्फर को मिक्स किया, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही था, बस मिक्सचर मिक्स हो गया था, तो आपका फिजिकल चेंज था। पर जैसे ही उन्होंने इस मिक्सचर को गर्म किया, वो सब्सटेंस ब्लैक कलर में चेंज हो गया, पूरा सब्सटेंस ब्लैक हो गया, एक दूसरा कंपाउंड बन गया जो किससे बना हुआ था, आयरन और सल्फर से। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हीटिंग की वजह से रिएक्शन हुआ, तो ये आपका हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर रिजल्ट इन अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। और कुकिंग ऑफ फूड भी आपका केमिकल चेंज। अब मैंने राइस ले लिया, दाल ले लिया, मिक्स करके रख दिया, या कोई भी घर में जितना भी खाना बन रहा है मिक्स करके रख दिया, आप उसे जैसे ही गर्म करोगे, हीट करोगे, उसमें एक रिएक्शंस होंगे और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे, अब ये नहीं कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री का लैब हिलाकर, हर चीज़ में रिएक्शंस होते हैं। आपने देखा नहीं, जैसे कपड़े पे आपके हल्दी का दाग लग जाता है, तो जैसे ही उस पर डिटर्जेंट उसके कांटेक्ट में आता है, उसका कलर रेडिश हो जाता है, चेंज हो जाता है। नहीं तो हल्का सा कहीं लगा के ट्राई कर लीजिएगा, ये केमिकल चेंज हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, और ये आपका चेंज कैसा है, ये केमिकल चेंज है। Chemical change can also occur under condition, for example, when solution of solid are mixed or when electricity is passed through a mixture. अब chemical change तब भी हो सकता है जब किसी सॉलिड के सोल्यूशन को मिक्स करने पे, या कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी किसी मिक्सचर से पास करने पे, ये भी एग्जांपल्स है। नॉर्मल से बच्चों बस इतना सा हमें समझना है कि केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, उनके मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है, और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब देखिए यहाँ आपको तीन एग्जाम्पल्स दिए होंगे। हाँ, रस्टिंग और बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडीशन। Details of some example are given below. Apply your knowledge of physical and chemical change to classify the changes as physical और chemical change. अब आप मुझे बताइए, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अब पैराग्राफ को मैं रीड नहीं करूँगी, बस तुम अपने दिमाग से सोचो, किसी चीज़ को मैं गर्म कर दूँ, बॉयल करूँ, कुक करने नहीं कह रहे हो, बॉयल करने को कह रहे हो, और अगर वो वाटर वेपर में चेंज हो गया, तो मैं उसे लिक्विड में फिर कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर आप कहोगे यस, तो मैं उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ लिक्विड को, तो आप कहोगे यस। तो ये कहिए कि बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज है। कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी में आपने वाटर को बॉयल किया, इवेपोरेट हुआ, फिर आपने उसको कंडेंस कर लिया, आपको तीनों में उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं मिलेगा। बस ये होगा कि जब वो सॉलिड में होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, जब वो लिक्विड में रहेगा उसके मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे, जब गैस में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन आपका फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है, क्योंकि हम इससे दोबारा जो पहला प्रोडक्ट था, अगर मैंने वाटर को फ्रीज किया, आइस में कन्वर्ट किया, तो मैं दोबारा आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, रिवर्सिबल हो गया। वाटर और आइस के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होता, बस उनकी मूवमेंट। अब देखिए ना, सॉलिड में वो क्लोज हो जाएंगे, जबकि लिक्विड और गैस में एक दूसरे से दूर रहेंगे, गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने रस्टिंग का दिया। अब नॉर्मल सी बात है, अब इसको देख लीजिए, इस रस्टिंग को। ये जो आयरन के आपको जो दिख रहा है चैन, इसमें देख रहे पूरा रस्ट की जंग लग गई है। आप मुझे ये बताइए कि जंग तो ऐसे लगती नहीं, जब किसी आयरन की चीज़ कांटेक्ट में आती है एयर एंड वाटर के, तो उसमें जंग लगना शुरू होता है। अब बताइए, दोबारा हमको वो चीज़ में किसी चीज़ में जंग लग गई, साफ़ कर दोगे तो थोड़ी देर के लिए साफ़ मिलेगी, पर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था, जो आपको ओरिजिनल आपने दुकान से खरीद के लाई थी, वो आपको मिल पाएगी? धीरे धीरे समय के साथ जब इसमें जंग लगने लगेगी, तो इसमें केमिकल चेंज होने की वजह से ही जंग लगता है। हमेशा याद रखना, इसमें जब आपका एयर, वाटर और आयरन तीनों मिक्स होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, जिसको आप क्या कहते हो, रस्टिंग, जिसे कहते हो जंग लग गया, रेड कलर का दिखता है, आप कहते हो इसे जंग लग रहा है किसी आयरन में। ये आपका कैसा चेंज है, आपका केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। देयर इज नो सिंपल वे टू गेट बैक द आयरन फ्रॉम द रस्ट। देखो खुद ही लिखा हुआ है कि कोई भी इजी तरीका है ही नहीं कि किसी चीज़ में जंग लग जाए आपको दोबारा वो चीज़ मिल पाए। तो ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। कैसे चेंज है, इरिवर्सिबल। फिजिकल क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि अब हमें एक नई चीज़ मिल गई। पहले मेरे पास आयरन था, अब मुझे जंग लगा हुआ आयरन मिल गया। हमें वो चीज़ नहीं मिलती। जब किसी चीज़ में जंग लगती है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जंग लगे हुई चीज़ जो पहले स्ट्रांग रहती है, अब वो वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, और वो ईजिली टूट सकती है। पर जो ओरिजिनल चीज़ थी वो आपकी हार्ड थी, उसकी स्ट्रांग थी,
केमिकल चेंज भी हो रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज हो गया और हम दोबारा वो चीज़ नहीं पा सकते, इसलिए इरिवर्सिबल भी है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, देखो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड आराम से जान ली, किसी चीज़ अगर कोई मेल्ट हो गई, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, फ्रिज में रख दो, दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिजिकल है कि केमिकल? फिजिकल चेंज है। केमिकल इसमें कोई नई चीज़ मिली नहीं ना, आइसक्रीम ही रही है, फ्रिज में रखने के बाद वो कॉफ़ी नहीं बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल है। अगर आपकी कोई भी चीज़ मेल्ट हो रही है, आप उसको रख दीजिए फ्रिज में, वो फिर आपको सॉलिड में मिल जाए। हो सकता है उसके शेप में ना चेंज, भाई शेप तो चेंज हो जाएगा, आपको ओरिजिनल शेप शायद ना मिल पाए, पर वो रहेगी वही चीज़। तो आपका कैसे चेंज है? फिजिकल एंड रिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब बताइए, what do you observe when a candle is burned? Heat and light are given off, the wax melts and droops and the candle becomes shorter. अब देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल, आपने जब किसी कैंडल को जलते हुए देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा? हीट और लाइट जो होती है वो आपको प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट मिलेगी। जो वैक्स होगी, वैक्स मतलब कैंडल वैक्स से बना होता है, वैक्स आपका मेल्ट होगा और नीचे थोड़ी ड्रिप करेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा और उसके बाद आपकी कैंडल की हाइट छोटी होती चली जाएगी। We have already seen the burning is a chemical change in which heat and light is given out. हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई चीज़ जलती है तो वो केमिकल चेंज है क्योंकि हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा और प्लस हीट एंड लाइट भी मिलेगा, बट इट इज़ नॉट सॉलिड और लिक्विड वैक्स दैट बर्न्स। अब देखो यहाँ बर्निंग ऑफ कैंडल में पर इसे केमिकल चेंज अभी क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड नहीं जलता। जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं ना तो उसमें सॉलिड लिक्विड नहीं जलता, उसमें जलता क्या है? उसमें जो वैक्स होता है ना बच्चों, उसका वेपर होता क्या? जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो वो पहले लिक्विड में मेल्ट होता है, ठीक है, फ्लेम की वजह से, उसके बाद वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होकर जलना स्टार्ट करता है। इट इज एक्चुअली द वैक्स वेपर दैट बर्न्स, द हीट ऑफ द फ्लेम मेल्ट्स द वैक्स। द हीट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम क्या करता है? वैक्स को मेल्ट करता है। अब कोई चीज़ अगर मेल्ट हो रही है तो कैसे चेंज है? फिजिकल चेंज है, हम दोबारा उसको सॉलिड में पा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि कैंडल में क्या जलता है तो कैंडल में वेपर जलता है। वो वेपर कौन सा वेपर है? वैक्स वेपर है। वैक्स क्या है? जिससे कैंडल बना हुआ है। वैक्स वेपर जो आपका पहले सॉलिड में रहता है वैक्स, वो फ्लेम की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वेपर में चेंज होने के बाद जलना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो वेपर है, ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, ये सब कैसे चेंज है? ये सब फिजिकल चेंज है। The liquid wax creeps up the wick by what is known as capillary action. The heat from the flame vaporizes the liquid wax and this is also a physical change. अब होता क्या है बच्चों, जैसे आपने कोई चीज़ जलाई, मान लीजिए ये कैंडल है, या आपकी वो थ्रेड हो गई, वीक हो गई, बत्ती जिसे आप कहते हो, थ्रेड हो गई, धागा हो गया। अब यहाँ से जब ये मेल्ट होता है, यहाँ से पूरा मेल्ट हो जाता है, उसके बाद ये फ्लेम की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके वेपर में, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जलने स्टार्ट करता है। अब ये जो मेल्टिंग है, ये जो वेपराइजेशन है, कोई चीज़ अगर वेपराइज्ड हो रही है तो आप उसको दोबारा लिक्विड में पा सकते हो, तो ये सब तो आपके फिजिकल चेंजेस हो गए, कोई नई प्रोडक्ट नहीं मिल रही है। पर जो जलना होता है, जो पर्टिकुलरली बर्निंग होती है, वो आपका क्या चेंज है? वो आपका केमिकल चेंज है। But when the wax vapor burns, it is a chemical change. The heat of the flame keeps melting the wax, thus shorting the candle. Some wax drip down, solidified again on shorting, and this solidification is also physical change. अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, डिटेल में समझते हैं। नॉर्मल सी बात है, इन्होंने पहले हमसे क्या कहा कि जब कोई कैंडल जलता है तो उसमें उसका वेपर जलता है, वैक्स वेपर, ठीक है, हमने समझा। वेपर मेल्टिंग दोनों आपका फिजिकल चेंज है, चलो ये भी ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, पर जो जलना होता है, यहाँ भले वेपर जल रहा है पर वेपर जो जलना होता है, जो बर्निंग है, वो आपका केमिकल चेंज है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कैंडल में जो कुछ चीज़ मेल्ट होकर नीचे आपकी ड्रिप करती है और वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आपकी जैसी ठंडी होती है फिर वो सॉलिड में होती है। आपकी जैसे मान लीजिए आपकी एक कैंडल है तो यहाँ आप देखते हैं सॉलिड में पूरा कैंडल मेल्ट हुआ रहता है, मेल्ट होने के बाद ठंडा होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चेंज आपका क्या है? वो भी फिजिकल चेंज है। अगर मैंने किसी से ये पूछा या मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में आपको दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों मिल जाएगा। पर्टिकुलरली से मेल्टिंग का कैंडल, कोई चीज़ अगर मेल्ट हो रही है, कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, वेपोराइज हो रही है, तो वो फिजिकल चेंज है, हम दोबारा वो चीज़ पा सकते हैं। उसके साथ कोई हमें नई चीज़ नहीं मिली है, हमें कोई नई चीज़ नहीं मिली है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट अगर कोई चीज़ जल गई, कोई चीज़ जल गई तो वो जलती ही है तो वो केमिकल चेंज है, वो जलना ही क्या है? आपका केमिकल चेंज है। आई होप आपने चैप्टर को समझा। कोई भी क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ मैसेज कॉल ज़रूर करिएगा। जय हिंद।